इंडिया का सबसे पॉपुलर बिजनेस रियलिटी शो है शार्क टैंक और हर सीजन के बाद विनीता सिंह ट्रेंड में होती है, नमिता ट्रेंड में होती है, अमन गुप्ता ट्रेंड में होता है। लोग इनको एक बिजनेस एक्सपर्ट्स की तरह देखते हैं, उनकी एडवाइस सुन के स्टार्टअप फंड करते हैं, उन्हें एक रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये शार्क्स की खुद की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। शार्क की खुद की कंपनीज के नंबर्स क्या है, क्या ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, क्या इनका कस्टमर रिटेंशन अच्छा है और क्या ये जो एडवाइसेस खुद शार्क टैंक इंडिया में देते हैं क्या इनकी खुद की कंपनीज वो एडवाइसेस फॉलो करती है। इसलिए ये सारी बातें करने के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे हम शार्क की कंपनीज को एनालाइज करेंगे। सारी बातें प्योरली डेटा पे होगी, कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं आएंगे, कोई फैन मूवमेंट्स नहीं आएंगे और कोई फेवरिज्म नहीं होगा। बातें होंगी तो सिर्फ पब्लिक फाइलिंग्स पे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और वेरीफाइड नंबर्स पे। कंपेयर करेंगे कैसे शार्क की कंपनीज परफॉर्म कर रही है इन रिस्पॉन्स टू देयर कॉम्पिटिटर्स। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसा ही बिजनेस फाइनेंस का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए काफी मायने रखता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। शार्क टैंक अब आ गया है इंडिया में। Electronics and wearables manufacturer Boat is looking at filing for a 2,000 crore rupees IPO soon. The much-awaited Lenskart IPO opens for subscription later this week. Remember, the company is seeking a post-money valuation of almost $8 billion and 7,300 crores worth in IPO size as well. Don't expect any mercy. It will be opposite of mercy today. इस सीरीज की हमारी पहली शार्क है विनीता सिंह, इंडिया की मोस्ट विजिबल ब्यूटी ब्रांड जिसकी फाउंडर हर मैगजीन कवर पे मिलती है और शार्क इंडिया के 5 सीजन कर चुकी है और आगे भी करने वाली है। अगर इन नटशेल बताऊं, ये शार्क टैंक इंडिया की एक ऐसी शार्क है जो पिछले 5 सीजन से रेगुलरली शार्क टैंक इंडिया पे आ रही है और अपना नॉलेज और अपनी इनसाइट्स बाकी कंपनीज को दे रही है। अगर मैं तुम्हें फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में बताऊं तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी 20% गिर चुका है और कंपनी ने लगभग 12 से 13 सालों में आज तक प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी और पिछले साल से लॉस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 68 करोड़ से लगभग 135 करोड़ पे आ चुका है। जिसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपीज कमाने के लिए 135 रुपीज बर्न कर रही है। आज हम ये समझेंगे कि शुगर के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और वो चीजें जो शायद विनीता जी खुद शार्क टैंक में बोलती है क्या उनकी कंपनीज खुद वो चीजें कर पा रही है या नहीं। सबसे पहले कंपनी को समझने के लिए कंपनी का बैकग्राउंड समझो। विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी दोनों IIM अहमदाबाद के हैं, दोनों मैरिड है। विनीता किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए और उनका शार्क टैंक का प्रेजेंस भी बहुत चीजें कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरी तरफ कौशिक ऑपरेशंस और सप्लाई चेन संभालते हैं। बात है 2015 की जब शुगर लॉन्च हुआ था और उनका मेन मोटो ये था हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो इंडियन स्किन के लिए होगा और इंडियन वेदर के हिसाब से होगा। प्रोडक्ट की जो रेंज रखी गई थी वो 250 से 1200 रुपीज के बीच की थी। फाउंडर्स ने ये डिसाइड किया था हम प्राइस को बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे और एक मास टीच की पोजीशन पे जाएंगे, मतलब मास मार्केट को केटर करेंगे लेकिन तब भी एक प्रीमियम ब्रांड का फील होगा। इसी पोजीशन को हम कहते हैं मास टीच, जो बनता है मास प्लस प्रीमियम से। और ऑनेस्टली ये सारी चीजें शुरू में काम भी कर रही थी लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें चेंज होने लगी। तो सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ देखते हैं और फिर समझेंगे आज के नंबर्स में ऐसा क्या अलग है और आज के नंबर्स एग्जैक्टली इतने डिस्टर्बिंग क्यों हैं। देखो 3 चीजें हैं जिन्होंने शुगर को बहुत बड़ा बनने में और स्केल करने में काफी मदद करी। सबसे पहला माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी, और ये चीज उन्होंने तब करी जब ये मेन स्ट्रीम में थी भी नहीं। देखो बड़े सेलिब्रिटीज काफी महंगे होते हैं और उन्हीं के कंपैरिजन में के नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स काफी सस्ते होते हैं और इनकी जो ऑडियंस होती है वो इनसे ज्यादा अटैच्ड होती है। दूसरी चीज शार्क टैंक इंडिया। विनीता सिंह 5 सीजन से शार्क टैंक की जज है और लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की एस्टिमेटेड फ्री एडवर्टीजमेंट उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। तीसरी चीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपेंशन करना जहां पे इंटरनेशनल ब्रांड्स वीक है और उनकी रीच ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 126 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो गया 222 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हो गया 420 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हो गया 505 करोड़। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती है और कंपनी का रेवेन्यू 20% से गिर जाता है टू 412 करोड़। 2022 में जिस कंपनी की वैल्यू $500 मिलियन तक पहुंच गई थी, इन्वेस्टर्स ने रफली $100 मिलियन लगा दिए थे और सब कुछ बढ़िया लग रहा था। लेकिन 3 ईयर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 20% गिर चुका है और लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 2024 से डबल हो चुके हैं। पिछले 4 से 5 सालों में रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था लेकिन जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं कुछ और ही पिक्चर दिखा रहा था क्योंकि शुगर की पिछले 10 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि रेवेन्यू गिरा हो। अभी तक कंपनी के लॉसेस होते थे लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं
रेवेन्यू बढ़ता था तो ऐसा लगता था कि ग्रोथ हो रही है। अगर तुम सोचो कि यार कंपनी इतना सारा पैसा बर्न क्यों कर रही है, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, तो उसका मेन आंसर है एडवर्टीजमेंट स्पेंड। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 168 करोड़ रुपीस सिर्फ एड चलाने पे स्पेंड हुए थे। अगर कंपैरिजन के लिए मैं तुम्हें एक बेंचमार्क बताऊं तो HUL या लॉरियल जैसी जो बाकी कंपनीज है कि मार्केटिंग में सिर्फ 8 से 15% स्पेंड करती है एड्स रन करने पे, जहां पे शुगर ने दूसरी तरफ 41% स्पेंड किया है, और ये भी तब जब रेवेन्यू गिर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो जुलाई 2024 में कंपनी में 660 एम्प्लॉयज थे, जो कि एक साल बाद जुलाई 2025 में गिर के सिर्फ 450 रह गए। 32% लेबर फोर्स निकाल दी गई बिना कोई अनाउंसमेंट के, और ये चीज काफी सिग्निफिकेंट है। जिस कंपनी का वैल्यूएशन 2022 में $500 मिलियन था, आज उस कंपनी का वैल्यूएशन गिर के 310 से 320 मिलियन के आसपास आ चुका है। मतलब पीक से लगभग 35 से 40% वैल्यूएशन गिर चुका है। अब एक चीज सुनो जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। शार्क टैंक पे विनीता बोलती रहती है फाउंडर्स को, D2C फाउंडर्स को, कि जो भी कंपनीज है, जो भी स्किन केयर में है, D2C में है, उनका रिटेंशन कम से कम भी 35 से 40% होना चाहिए। और एक अच्छी D2C ब्रांड का बेंचमार्क भी वही होता है, वरना बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि विनीता सिंह की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स का खुद का रिटेंशन 40% है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो रिटेंशन है वो उसका लगभग हाफ है, लगभग 20 से 25%, जिसका ये मतलब है अगर 100 लोग शुगर कॉस्मेटिक्स से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 75 आउट ऑफ द 100 पीपल नेवर बाय एनीथिंग बैक फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। अब ये चीज पॉइंट आउट करके मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि विनीता सिंह एक गंदी फाउंडर है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बोलने में, एडवाइस देने में और सेम चीज को एग्जीक्यूट करने में आसमान जमीन का फर्क होता है। और कहीं ना कहीं ये लो रिटेंशन रेट ही उनके बिजनेस का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन रहा है उनके लिए। वही ये एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है प्रॉफिटेबल बनने में और रेवेन्यू को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने में। देखो ये चीज रियलाइज करो, कभी भी बिजनेस, कभी भी धंधा सिर्फ एक बार कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं बनता है। तुम्हें एक कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बार बार उससे रेवेन्यू लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा बिजनेस बड़ा बनेगा। तुम एड्स चला के, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करके लोगों को पहली बार प्रोडक्ट लेने को फोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो तुम कितना भी एड चला लो, लोग उस प्रोडक्ट को वापस नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज समझो, जब 100 में से 75 लोग वापस आएंगे ही नहीं तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, और नया कस्टमर बहुत महंगा होता है क्योंकि उसके लिए तुम्हें और ज्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे और ज्यादा सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें कुछ और नंबर्स बताऊं तो एक D2C ब्यूटी ब्रांड के लिए नॉर्मल कैक होता है रफली 800 से 1200 रुपीज के बीच में। मतलब एक नया कस्टमर लाने के लिए कंपनी को 800 से 1200 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। और शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए ये कैक है 1000 रुपीज, जो इस बेंचमार्क में फिट होता है। मतलब एक नया कस्टमर लाने के लिए शुगर कॉस्मेटिक्स को लगभग 1000 रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। सो शुगर 1000 रुपए खर्च करती है एक नया कस्टमर लाने के लिए, और वो कस्टमर पहली बार ऑर्डर करता है 400 रुपए की लिपस्टिक। पहली परचेस भी हमारा लॉस है क्योंकि जो हमारा कैक है वो ज्यादा है और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है। लेकिन ये चीज यूजुअली ठीक रहती है अगर हमारा कंज्यूमर रिटेंशन अच्छा हो, क्योंकि ब्रांड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसने आज 400 रुपए की लिपस्टिक खरीदी है, अगले महीने भी खरीदेगा, फिर तीसरे महीने भी खरीदेगा और 1 साल बाद भी खरीदेगा। तो हर महीने के कस्टमर 400 रुपए की लिपस्टिक खरीदेगा 10 महीने तक, और टोटल हमें रेवेन्यू देगा 4000 रुपए का, और हमने स्पेंड किया सिर्फ 1000 रुपए। ये मैथ्स और ये चीज टोटली सेंस बनाती है, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा रिटेंशन हाई होता है। तुम 1000 रुपए दे रहे हो किसी कस्टमर को लाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 500 रुपए का प्रोडक्ट लेके जा रहा है, और यहीं पे मेन दिक्कत शुरू हो जाती है क्योंकि अब ब्रांड को हर न्यू परचेस के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और ये मैथ्स के हिसाब से तुम कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। हो सकता है तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ता रहे लेकिन तुम्हारे लॉसेस भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे, एंड मे बी दिस इज द रीजन कंपनी लगभग 12 साल से कंटिन्यूअसली लॉस में। अब हम बात करते हैं वो 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से शुगर कॉस्मेटिक्स को रिसेंटली काफी इशू हो रहा है। सबसे पहला है ऑनलाइन एक्सपेंशन ट्रैप। देखो शुगर जब चालू हुआ था तो इट वाज अ डिजिटल फर्स्ट कंपनी, इंस्टाग्राम पे बड़ी हुई वेबसाइट के थ्रू सेल्स करती थी, लेकिन इंडिया का 85% ब्यूटी मार्केट आज ऑफलाइन एग्जिस्ट करता है, तो कंपनी को भी ऑब्वियसली ऑफलाइन जाना ही पड़ा, और इसी वजह से उन्होंने ऑफलाइन में बहुत एग्रेसिवली पुश किया। 2019 में 770 रिटेल टच पॉइंट्स से जो आज बढ़ के 2025 में 50,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इसमें से भी 200 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं ओवर 50 सिटीज में। ऑफलाइन एक्सपेंशन डेफिनेटली ग्रोथ लगता है, लेकिन इसका मैथ्स भी उतना ही डेंजरस है। देखो जब भी तुम ऑफलाइन जाते हो इट इज अ टोटली डिफरेंट गेम। देखो ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स में 35 से 40% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन में, रिटेल मार्जिन में, लॉजिस्टिक्स है और इन स्टोर प्रमोशन में चली जाती है। ऊपर से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लगभग 3 से 5 महीने बाद तुम्हें पैसे देता है। मतलब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो आज, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स दे रहे हो आज, लेकिन वो तुम्हें पैसे देगा 5 महीने बाद। एकदम सिंपल मैथ से बताऊं तो अगर मान लो 100 रुपीज की लिपस्टिक है तो उसके अंदर से 40 रुपए तो सिर्फ रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लॉजिस्टिक्स में चले जाते हैं। अब कंपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें करनी है इन द रिमेनिंग 60 से 65 रुपीज में। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम 2 की, एडवर्टाइजिंग लूप।
देखो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पिछले 3 सालों में लगभग 40 से 60% बढ़ गई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 3,300 से भी ज्यादा D2C ब्यूटी ब्रांड्स कॉम्पीट कर रहे हैं और मेटा पे, गूगल पे पैसे फेंक रहे हैं। इसी वजह से जो रील 10 रुपए में 1000 लोगों तक पहले पहुंच जाती थी, आज जो सेम चीज की कॉस्ट 15 से 18 रुपए पहुंच चुकी है। अब तुम थोड़ी सी पिक्चर समझने की कोशिश करो। कंपनी एड्स चलाती है तो उससे लॉस होता है, और अगर एड्स बंद कर देगी तो रेवेन्यू गिरने लग जाएगा। अगर रेवेन्यू गिरेगा तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ग्रोथ कम हो रही है और वैल्यूएशन गिरेगी। वैल्यूएशन गिरेगी तो कंपनी को या तो फंडिंग नहीं मिलेगी या तो एक कम वैल्यूएशन पे फंडिंग उठानी पड़ेगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, एड्स में और पैसा डालती है, जिससे शायद रेवेन्यू बढ़ जाता है लेकिन जो प्रॉफिट है वो नहीं आ पाता। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम 3 की, वेयर हाउस फायर एट द वर्स्ट टाइमिंग पॉसिबल। नवंबर 2024 में शुगर का एक वेयर हाउस में आग लग गई थी। रफली 20% ऑफ द इन्वेंट्री खत्म हो गई और टाइमिंग में इससे गंदी नहीं हो सकती थी क्योंकि फेस्टिवल और वेडिंग सीजन चल रहा था। इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की साल की सबसे बड़ी डिमांड इसी पीरियड में होती है। एस्टिमेशन है कि लगभग 30 से 50 करोड़ का रेवेन्यू मिस हुआ होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे भी 3 ही रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शुगर कॉस्मेटिक्स का रेवेन्यू और ग्रोथ नीचे जा रहा है? तो आंसर है नहीं। देखो शुगर ने जिस मार्केट को टैप किया था 250 से 1200 रुपए के प्रोडक्ट्स, आज वो मार्केट काफी ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। माय ग्लैम सेम सेगमेंट में काफी अग्रेसिवली पुश कर रहा है। मामा अर्थ जो पहले सिर्फ एक स्किन के प्रोडक्ट बनाता था और उसी पे फोकस था, वो अब मेकअप में भी पुश कर रहे हैं। रेने और प्लम एग्जैक्टली शुगर की प्राइस रेंज में है, और नाइका जिस प्लेटफॉर्म पे शुगर बिकती है कि खुद के 27 ब्यूटी ब्रांड्स है। नाइका के लिए अपने ब्रांड को प्रमोट करना फाइनेंशियली ज्यादा समझदारी है और वही चीज वो लोग कर भी रहे हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कैसे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में एंटर कर रहे हैं एट द सेम प्राइस पॉइंट जो शुगर ऑफर कर रहा है। तो ये सारी चीजें सुन के तुम्हारे दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार शायद ब्यूटी इंडस्ट्री में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और मोस्ट ऑफ द कंपनी सिर्फ लॉस कर रही होती है। तो उसका आंसर है नहीं। इसका एक एक्सेप्शन हमने मार्केट में देखा है जिसका नाम है मार्स कॉस्मेटिक्स। एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, सेम D2C मार्केट में ऑपरेट करती है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनने रफली 200 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसी रेवेन्यू के साथ साथ ये लोग ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल भी थे विद एबिटडा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% के अराउंड, दैट टू विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी इन्वेस्टर्स मनी। जहां पे शुगर 412 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रहा है और 135 करोड़ रुपीस का लॉस, वहीं पे मार्स रफली 200 करोड़ का प्रॉफिटेबल धंधा बना चुका है बिना एक भी रुपया उठाए। तो ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि D2C ब्यूटी सेगमेंट में कंपनी हमेशा लॉस ही करे। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। अगर कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर तुम्हारी साइड की कचौरी की दुकान तुम्हें 10 रुपए की कचौरी बेचती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका 10 रुपए का प्रॉफिट है। इसलिए हमें हमेशा टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बॉटम लाइन भी देखनी चाहिए। रेवेन्यू बढ़ना डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या लॉसेस भी बढ़ रहे हैं या लॉसेस कम हो रहे हैं और कंपनी इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। देखो एक हेल्दी D2C ब्यूटी ब्रांड के लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1200 से ऊपर आइडियल माना जाता है और रिपीट परचेज लगभग 35 से 40% के बीच में और ग्रॉस मार्जिन 60% के ऊपर। लेकिन शुगर का जो एस्टिमेटेड एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो सिर्फ 600 से 700% के बीच में है और जो रिपीट रेट है वो सिर्फ 20 से 25% के बीच में। ज्यादा कैपिटल हमेशा ज्यादा ग्रोथ नहीं डिपेक्ट करता, क्योंकि जब भी हम एक्सटर्नल मनी लेते हैं, एक्सटर्नल फंडिंग लेते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है कंपनी पे रेवेन्यू बढ़ाने का, ग्रोथ बढ़ाने का। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, ग्रोथ आए, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़े और उनको एक बेटर एग्जिट मिल सके। लेकिन हमेशा कंपनी के लिए ये बेस्ट नहीं होता। इसी के साथ शुगर के मैनेजमेंट ने एक प्लान भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में उनका रेवेन्यू टच होगा 520 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2027 में वो ऑपरेशनली ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक उनकी कंपनी की सेल्स 820 करोड़ हो जाएगी। लेकिन ऑनेस्टली ये चीज काफी ज्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी को अभी हर साल 26% से ग्रो करना पड़ेगा, जहां पे राइट नाउ वो 20% से डिक्लाइन कर रही है। अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने इस चीज को पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया है और ना ही बैक करा है। 2023 में विनीता सिंह ने कहा था कि 2 साल में IPO आ जाएगा, लेकिन अभी हालात वैसे लग नहीं रही। अप्रैल 2026 में कोई DRHP फाइल नहीं हुआ है सेबी के पास और रियलिस्टिक विंडो ये है कि 2027 तक तो हम देख भी नहीं सकते कि शुगर कॉस्मेटिक्स का कोई IPO आ रहा होगा। अगेन एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये वीडियो विनीता सिंह को टारगेट करते हुए पर्सनली नहीं बनाई गई है। हम लोगों ने आज प्योरली बात करी है डेटा पे और नंबर्स पे। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि शुगर का रिकवर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन ब्यूटी मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। आज टोटल मार्केट लगभग 26 से 31 बिलियन डॉलर्स का है और इवेंचुअली 2030 तक 40 से 48 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। इस
इस नीश में भी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रियल है और शुगर के पास भी अभी भी सब कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी और रिकवर करना डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन रिकवरी तभी हो पाएगी जब यूनिट इकोनॉमिक्स एकदम फिक्स हो जाए, जब रिपीट रेट बढ़ने लगे और मार्केटिंग से पैसा बर्न होने की जगह सच में अंदर आने लगे। ये वो कॉन्वर्सेशन है जो हमें टीवी पे नहीं दिखाई जाती, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है कि शुगर कॉस्मेटिक्स रिकवर कर पाएगा या नहीं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन से शार्क को डिकोड करेंगे ये भी तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को हाइप करना कंसिडर करो। तुम्हारे लिए ये फ्री है लेकिन मेरे लिए सच में बहुत कुछ मायने रखेगा। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।